मित्रों, महाकवि सुशील के समग्र कथा संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा हैं। मैं अपनी कहानी एहसास पढ़ रहा हूँ। इस एहसास पर डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने एक टिप्पणी की है कि एहसास कहानी अनिल नामक छात्र की शैक्षिक असफलता का विवरण देती है। इस कहानी में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण पाठक कभी कभी मतिभ्रम का शिकार होने लगता है। कहानी एक पात्र से दूसरे पात्र पर इस तरह खिसकती चली जाती है कि पाठक कहानी की शुद्ध मूलाधार से संगति नहीं बिठा पाता। तथापि उसे कथाकार का इतना मंतव्य तो आखिरकार समझ में आ जाता है कि कथा के मूल पात्र अनिल को अपनी नाकामी का एहसास होता है और कई बार पढ़ाई में असफल होने के बाद भी सफल होने की उम्मीद मन में बांधे हुए है। कथाकार इस कहानी के माध्यम से युवकों में शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता पर बल देता हुआ प्रतीत होता है। तो आइए, इस टिप्पणी के बाद मैं आपको अपनी कहानी एहसास का वाचन कर रहा हूँ। आशा है आपको भी पसंद आएगी। आज हवा में कितनी ठंड है, ये अनिल ने पहली बार महसूस किया था। अब वह मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था। वह पीएमटी में 3 साल बैठ चुका था। हर साल वो आशा करता हुआ परिणाम आशा के विपरीत पाता था। पिछले साल 65% नंबर आए थे, फिर भी वह सेलेक्ट नहीं हो पाया। सोमेश ने उससे कई बार कहा कि बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ले, पीएमटी तो हर साल देते ही रहना, लेकिन उसका मन डॉक्टर बनने का था। अब वो पूर्ण रूप से निश्चय कर चुका था कि आगरा के किसी अच्छे डिग्री कॉलेज में प्रवेश ले लेगा। आगरा में कई अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ उसके कई मित्र भी हैं। उसके 2 मित्र मेडिकल में कब के आ चुके हैं। वह भी वहाँ जाने की सोच मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। और वह बीएससी में 3 बार फेल हो चुका था, फिर भी वो विश्वास की अटूट सीमा से बंधा था। जो महल उसने सपनों के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बनाए थे, वो खंडहर हो चुके थे। कई बार वो परीक्षा फल छपी पृष्ठ पर नज़र डाल चुका था। विश्वविद्यालय की परंपरा अनायास ही उसे कटु लगने लगी। कितनी अव्यवहारिकता समाज में छाई है। एक बात उसके मन में घर कर गई कि जो छात्र चाटुकारिता में अपना समय अध्यापकों के बीच गुजारता है, वही टॉप कर सकता है। माँ क्या सोचेगी, पिताजी क्या कहेंगे। अभी अभी जीजी से फिरोजाबाद से आई हैं। उन्होंने क्या सपने संजोए थे, आज उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वह उससे बोली तक नहीं, सिर्फ उन्होंने कितना ही कहा था कि अनिल, तू अपनी पढ़ाई के बारे में जरा भी ध्यान नहीं देता। ईश्वर तुझे अकल दे। और यह कहकर वो फपक रो पड़ी। विमलदा जीजी के साथ आए थे तो उन्होंने कहा था कि बीए ही कर लो, लेकिन सोमेश की राय यह न थी। सोमेश एमए कर चुका था और साहित्य रत्न भी। उसे 5 रुपये डेली बेसिस पर प्रूफ रीडिंग करने का काम मिला था। बड़ी परेशानी की स्थिति में वह जी रहा था। एक दिन उसने आकर बताया कि उसका मन नहीं लगता, लेकिन करे क्या। आए दिन उसके दफ्तर में शिकायतें हो जाया करती थीं, जिससे अक्सर डांट खाता रहता था। सोमेश के जाने के बाद 2-3 व्यक्ति निकाले जा चुके थे। यह जीवित हत्या है, बेचारे करें क्या। निकाले गए लेबरों की रोजी रोटी कैसे चलती होगी। अफसर भी क्या करें। लेबर जात होती ही ऐसी है, जब तक ताड़ना न दो कार्य करने को राजी नहीं होती। अनिल अब दुख को सह नहीं पा रहा था। उसके मन में आया कि वो फांसी लगाकर मर जाए, लेकिन आत्महत्या तो अपराध है। लोग मुझे कायर कहेंगे, यह सोचकर उसने अपना यह इरादा बदल दिया। अब उसने निश्चय कर लिया कि अब की साल वह अवश्य पास होकर ही रहेगा। वो जीजी के यहाँ 3 वर्ष से रह रहा है। पहले सिर्फ घूमने के लिए इलाहाबाद आया करता था। उसके बड़े भैया विमलदा ने भी तो यही से एम काम किया था। उसकी बहन भी उसका बड़ा ख्याल रखती थी। उसने पढ़ने के लिए अपने मित्र राकेश की मदद की थी। राकेश के घर में पढ़ने की सुविधा न होने के कारण उसने जीजी से पूछकर राकेश को अपने यहाँ रहने के लिए कह दिया। राकेश पढ़ने में अच्छा था, लेकिन अपनी माँ की तबीयत अधिक खराब होने के कारण परेशान रहता था। लेकिन राकेश स्थिर न रह सका, इसीलिए उसने इस वर्ष ड्रॉप कर दिया। वह सोच रहा था कि इतना अच्छा हुआ, राकेश को कोई कुछ कह नहीं सकता था। राकेश के व्यवहार में वो अधिक परेशान था। राकेश अपने आप ही उसका घर छोड़कर चला गया था।
उस दिन वो बड़ा ही निश्चिंत होकर सोया था। रात के 9 बज चुके थे। चारों तरफ से कमरा बंद करके वो बैठा था। कभी कभी हवा साएं साएं करके टकरा जाती। उत्तर की तरफ लगी सिकनी अपने आप खुलकर भार से दोनों पल्लू आवाज़ करते हुए चिपक जाते थे। उसे ठंडी हवा आज मई जून की तपती दोपहरी की लू से भी अधिक गर्म लग रही थी। हृदय के तार सब तक को कठोर आघात लग जाता तो वह झंझनाहट पैदा कर देते थे। उसे याद आया कि फूल की थाली एक बार भैया के हाथ से छूट गई थी। उससे बड़ी देर तक जो झंझनाहट हुई थी, आज वही उसके मन में कुरेद रही है। परीक्षा फल की याद आ जाने पर वो कांप जाया करता था। नागफनी पर जमे बर्फ के कतरे पिघल पिघल कर आंसुओं में परिवर्तित हो रहे थे। उसके कांटे हृदय को छलनी कर रहे थे। भूत पश्चाताप दे चुका था, वर्तमान अनुभव को अधिक संवेदनशील बना रहा और भविष्य चट्टानों पर चलने के लिए भी प्रेरित करता था। लेकिन वह ये जानता था कि आने वाली रात्रि में के अंधकार में उसे अकेले ही चलना है। पहली बार जब वो इलाहाबाद आया था तो लॉर्ड बेडन पावल ग्रुप के द्वारा आयोजित पिकनिक में सुजावन गया था। स्थान रमणीय था। चारों तरफ यमुना के जल के बीच एक सुंदर सा टीला, जिस पर उन लोगों की पिकनिक हुई थी। टीले की उबड़ खाबड़ सीढ़ियों से चढ़ने पर काफ़ी ऊंचाई के उपरांत एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था। वहीं पर उससे सोमेश की मित्रता हुई। इस बात को 3 साल बीत हो चुके हैं, फिर भी वो सोमेश के चरित्र को समझ न सका। उसकी कल्पना उसके मन को गुनगुनाने लगी थी। पिछली बार छुट्टी में वह फिरोजाबाद गया था। सोमेश के कई पत्र उसके पास आ चुके थे। हर बार जल्द आने का आग्रह ही उसे पत्र में लिखा मिलता। सोमेश ने आगरा से ताजमहल मंगवाया था। अपने कई मित्रों के साथ वह इलाहाबाद लौटा तो साथ में ताजमहल ले आया। सोमेश ने बड़े प्यार से लिया। सोमेश को ताजमहल जान से ज़्यादा प्रिय था। सोमेश के हृदय में ताज देखने की बड़ी इच्छा थी, फिर भी वह देख न पाया था। अनिल के लिए ताज कॉमन बात हो चुकी थी। उसने ताज कई बार देखा था। फिरोजाबाद के पास ही तो आगरा है। अक्सर वो मित्रों के साथ घूमने आगरा जाया करता था। ताज में उसे कोई विशेषता नज़र नहीं आती थी। सोमेश ने उसने लोहे के बक्से में संभाल कर रखा था। चंद दिनों के बाद सोमेश ने अनिल से टाट टूट जाने की शिकायत की। उसने हंसकर टाल दिया था और बताया था कि उसने उसे जल्दी में खरीदा था। ताज को लेकर सोमेश के दिल पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। सोमेश कभी कभी उसे टोक दिया करता था। एकाएक सोमेश की तस्वीर उसकी आंखों के सामने उभर आई। वह शुरू में ही जानता था कि सोमेश के ताज इतना अधिक प्रिय हो सकता है। उसे याद आया कि जब सोमेश ने मकान बदला था तब वो श्याम के साथ घर देखने गया था। एक दिन श्याम ने पुरवार की बहन को लेकर मजाक कर दिया। वो नाराज़ हो गया था। काफ़ी दिनों के बाद वह श्याम के साथ गया। वह घर सोमेश के मौसा जी का था। सोमेश के दरवाजे पर पहले से खरे साहब का बोर्ड लगा देख वह चौंक गया। तभी उसने पूछा था कि यह बोर्ड ओवरसियर खरे साहब का है ना? हाँ, सोमेश ने कहा। आगे उसने बताया था, इनकी बहन मेरी क्लास फेलो है। सब लड़के उनको ओवरसियर साहिबा कहते हैं। सोमेश को उसी दिन पता चला कि मीरो भी 2 साल के फेल हो चुकी है। अब की बार वो पास हो गई। मीरो किसी भी मास्टर से पढ़ती नहीं थी। एक दिन सोमेश की माँ ने भी बताया कि मीरो पूछ चुकी है कि सोमेश दादा के पास जो मोटा मोटा लड़का आया था, क्या वह दादा का दोस्त है? उसी दिन मीरो ने माँ को उसका नाम भी बताया था। माँ चौंक गई थी, लेकिन उन्हें तत्काल पता चल गया कि मीरो और अनिल का क्लास ये एक ही था, इसलिए वो जानती थी। वह भी मीरो के बारे में बात बताया करता था। उसे पता चल चुका था कि मीरो अपनी सहेलियों के घर की अव्यवस्था के कारण आने के लिए मना करती थी। एक दिन इसकी सहेली राधा ने ही बताया, जो मेरे साथ लास्ट ईयर पढ़ी थी। पढ़ने के लिए मीरो अपनी भतीजी स्वीटी के अक्सर डांट लगाती थी। स्वीटी 5 साल की थी, लेकिन उसने एक दिन मम्मी से शिकायत की, बुआ जी तो पढ़ती नहीं, मुझे पढ़ने के लिए डांट लगाती रहती हैं। इस बात का मीरो पर काफ़ी असर पड़ा। शायद इसीलिए वह पास हो गई थी। सोमेश के यहाँ अक्सर जाया करता था। सोमेश उसे मानता था। सोमेश मध्य परिवार का सदस्य था। सोमेश के पिता नगर पालिका में कर्मचारी थे। गिना 100 रुपये ही मिलता था। घर में खेती होने की वजह से सारा अनाज वहाँ से आ जाया करता था। सोमेश के पिता भी रूपदार मूछें और स्वस्थ शरीर मन को आकर्षित करता था। इधर वह काफ़ी बीमार पड़ गए थे।
कमज़ोर हालत में उसने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ था। आज मानवता नाम मात्र की शेष बची है। गीता रामायण सिर्फ कहने को है। सीता की पवित्रता, राम का आदर्श, लक्ष्मण की सेवा भक्ति तथा कृष्ण गीता का कर्म, ये सब इस समाज में कहने को है। भटकते बेरोजगार युवा सब भूल चुके हैं। महानगरों के भटके युवक दम मारो दम का सहारा ले रहे हैं। इधर सोमेश तथा कुश ने भी तो बाल बढ़ा रखे हैं। अनिल अक्सर छिप कहकर संबोधित किया करता था, मगर हंसकर दोनों टाल देते। सोमेश रिसर्च करने के लिए बहुत परेशान था। कई बार रवि के घर गया था। रवि का व्यवहार पहले से काफ़ी बदल चुका था। सोमेश से बिना मिले रवि उस दिन नीचे चला गया था। इससे सोमेश का दोष नहीं था, दोष मात्र गरीबी की था। परीक्षा फल जब निकला तब सोमेश की तबीयत खराब थी, फिर भी मौसी के पास गया था। मौसी जी कानपुर के प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज की अध्यक्षा थी। सोमेश मात्र राय चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे लेक्चर पिला दिया। उसकी मौसी जी ने साईं बाबा के बारे में बताया था। उसको उनसे काफ़ी श्रद्धा पैदा हो गई। बृहस्पतिवार को उनका कीर्तन सुनने के लिए सोमेश को बुलाया था। सोमेश की माँ जी गई थी, लेकिन सोमेश न जा सका। अनिल आंख मूंद कर प्रथम बार यह कल्पना कर रहा था कि जिस जीवन विशाल मरुभूमि है, वह स्वयं से अकेला खड़ा आने वाले संघर्ष का सामना कर रहा था। कदमों के तले रेत की परत खिसकती जा रही थी और वो धंसता जा रहा था। उफ, कमबख्त चुप्पी भी एकांत वातावरण में उलझन पैदा कर रही थी। उसका बदन बुरी तरह टूट रहा था। खाली चारपाई भी आज बदन में चुभन पैदा कर रही थी। दर्द का प्रचंड रूप बिखर चुका था। रास्ता सदा घटनाओं से बंधा रहता। कहीं एक्सीडेंट, कहीं लड़ाई, कहीं दुकानदार तथा खरीदार में खींचातानी, तो कहीं रिक्शे वाले में लड़की सवारी, आदि घटनाएं होती रहती थीं। आज उसके मन में उसी तरह घटनाएं घर चुकी हैं। सांत्वना देने के लिए उसका मन इधर उधर भटक रहा था। अनिल सोचने लगा कि उसका भविष्य क्या होगा। वह यहाँ डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी न बन पाएगा। इसी तरह 3 साल गुजर गए। जितने बेग से वह इलाहाबाद आया था, उतने ही बेग से फिरोजाबाद लौट जाने के लिए उसकी अंतरात्मा प्रेरित करने लगी। उसके कारण वहाँ का वातावरण उत्पीड़न बन जाएगा। नई भाभी जी का क्या सोचेंगी। छोटी छोटी बातों पर जिद करना कौन सुनेगा। तीखा आक्रोश बर्दाश्त करने की हिम्मत शायद उनमें न हो। इस समय का सदुपयोग नहीं कर सका, जिसके कारण उसका मन वहाँ लौट जाने के लिए रट लगा चुका था। सीताराम की चिट्ठी आई थी। कानपुर में वो काफ़ी जम गए हैं। चूड़ी का व्यापार करने लगा। अब अंधेरा हो चुका है। अंधेरे में डर रहा था कि वह बाथरूम जाना चाहता था, लेकिन उठ नहीं सका। ये सोच रहा था कि अब वह खूब अंधेरा होने पर ही बाहर जाएगा, जिसे उसे कोई देख न सके। वो अपने इरादे को मजबूत किए चारपाई पर लेटा था। उसका दिल धड़क रहा था। वो सोचने लगा कि परसों जब घर पहुंचेगा तो सबके सामने कैसे जाएगा। इसी उपापोह में काफ़ी समय निकल चुका था। चाय पीने के लिए जीजी ने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन वह सुना अनसुना करके चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर बाद वह चुप हो गई थी। उसने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन उसने अपने को हत्यारा कहने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। खामोशी परछाई की तरह उसके साथ थी। दिल की धड़कनें चीखों के स्वर पर ताल दे रही थी। अंधेरे के दबाव में अत्याधिकता आ चुकी थी। उसने कमरे की बत्ती जलाई न थी और न जलाने का मन था। अंधेरे में वो अपना हाथ तो नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अंधेरा वो देख रहा था। कितना अच्छा होता है अंधेरा स्वयं में सिमट कर सपना होता। उसे पता चल गया था कि पराया दर्द किस तरह का कसकुट हो चुकता है। कपड़े पहनकर वह बाहर निकला। उसकी मंजिल कहाँ है ये उसे स्वयं भी पता नहीं। उसकी ज़िंदगी उसके लिए ही अमूल्य वर्षों की तरह निकल गई है। घूमने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी वो पाँव कहीं स्नेह के बंधे सप्तक की ओर खींच रहे थे। वह सोमेश के घर पहुंचा, लेकिन सोमेश उसके साथ काफ़ी हाउस जा चुका था। उसकी हिम्मत न पड़ी वो काफ़ी हाउस पास जाए। वो चुपचाप लौट आया। सोमेश के घर में वह कहा आया था कि सुबह ज़रूर मिल लेंगे। उसे पहली बार यहाँ के वातावरण से घृणा हुई थी, नहीं तो वह भी काफ़ी हाउस के ककहों में समय गुजारा करता था। काफ़ी रात गए वो सो गया। वो ख्वाबों में आगरा पहुंच चुका था। वहां उसका प्रवेश भी हो गया था। उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी।
वातावरण काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। हॉस्टल के माहौल में वो जी रहा था। हॉस्टल का वातावरण कुछ और ही होता है। 4 मित्रों से मिलकर उसने प्रेम की बातें करना बड़ा भला लगता था। सोमेश भी तो करता था। जब वह पुरवार वर्मा मित्र की बातों में घबरा जाया करता था तो सोमेश के पास चला जाया करता था। लेकिन वह यहाँ कहाँ मिलेगा, उसे ताज जरूर देखने के लिए बुलाएंगे। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने पाया सुबह हो चुकी थी। रोशनी खिड़की से छन छन कर आ रही थी। उसने आंखें खोली और मली। उसे लगा कि आंखों में किसी ने धूल झोंक दी है। उंगलियां आसानी से मुड़ नहीं रही हैं। वह किसी से आंख मिला नहीं पा रहा था। अब उसने निश्चय किया कि वह फिरोजाबाद जाएगा। उससे अपने बाल छोटे करा लिए। उसने मुसलमानी कट दाढ़ी बहुत पसंद थी, इसीलिए उसने दाढ़ी रख छोड़ी थी। आज उसके चेहरे पर परिवर्तन आ चुका था। उसने दाढ़ी कटवा ली थी। उसका चेहरा बड़ा अजीब सा लग रहा था। 8 बजे के लगभग सोमेश उसके पास आया। सोमेश काफ़ी दुखी था। कमरे में जाते समय जीजी ने पूछा, सोमेश तुम पास हो गए? हाँ जीजी, बड़े नर्म भाव से सोमेश ने जवाब दिया। अनिल की तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगा। जीजी ने कहा, यह तो कह रहा था कि वह घर वापस चला जाएगा। सोमेश ने जवाब दिया था। फिर वह अनिल के पास चला गया। सोमेश को जब पता चला कि वो फिरोजाबाद ही जाकर पढ़ेगा तो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। सोमेश के साथ उसी समय वह चला आया था। दिन भर सोमेश के साथ ही रहा। सोमेश को एकाएक लगने लगा कि शायद ये सपना देख रहा है। मौन रोशनी के ये उजाले कष्टप्रद लग रहे हैं। पेड़ों के तने अक्रियाशील हो चुके हैं, लेकिन शिकायत का मौका न मिले इसलिए कभी कभी हिल उठते थे। अनिल शाम 5:30 बजे जनता एक्सप्रेस से फिरोजाबाद जाने का इरादा कर चुका था। वह कुछ के घर बहुत कहने पर गया। वहाँ पर शंभू मिल गए। थोड़ी देर बाद शंभू चला गया। सोमेश, कुश और निरंजन सिनेमा तक आए थे। कुश ने पिक्चर देखने की इच्छा प्रकट की। तीनों ललकार देखने चले गए। समय इसी में कट गया था। निकलने पर वह अपने को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। अब उसके जाने में केवल 1.5 घंटे रह गए थे। वो मनहूस शाम थी। क्या सोचा था, क्या हो गया? 5 बजे कुश और सोमेश स्टेशन पहुंच चुके थे। गाड़ी 1 घंटा लेट थी। सोमेश तथा कुश स्टेशन के बाहर निकले तो अनिल वहां पहुंच चुका था। पप्पू स्टेशन पर उसे पहुंचाने गया था। उनके पूछने पर उसने बताया कि जीजी बहुत रो रही थी। चिरंजीव होने की आकांक्षा वाले पैर पड़ चुके थे। दिशाएं अंधकार की बाहों में घिरने लगी थीं। समय काफ़ी होने के कारण सोमेश और कुश उसके साथ चाय पीने के लिए चले गए थे। सोमेश ने उसे पत्र डालने की हिदायत दी थी, साथ में पता भी दिया था। कुश ने न भूल जाने के लिए कहा था। निरंतर सांध चलने वाली छाया आज विलग हो रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जनता एक्सप्रेस 6:30 बजे आई थी। कुश ने चलती गाड़ी में ही चढ़कर उसके लिए जगह बना ली थी। गाड़ी रुकने पर अनिल चढ़ा था, फिर अटैची रखकर नीचे आ गया। तीनों मित्र बातें करते रहे। कुश ने तस्वीर के लिए कहा था तो उसने जवाब में कहा था कि वह लौट कर आएंगे, तब साथ ही खिंचवाएंगे। इतने में गाड़ी तीसरी सीट ही दे चुकी थी। बत्ती हरी हो गई थी। वह चढ़कर सीट पर बैठ गया। कुश ने आइसक्रीम का एक छोटा डिब्बा उसे दिया था। वह ले नहीं रहा था। उसका मुंह स्याह हो चुका था, लेकिन स्थायी शांति थी। चेहरे को देखते ही सोमेश को एक बात याद आ गई कि अशोक ने उसको देखते ही कहा था, मोटे फेल हो गया तो बाल छोटे करवाने से क्या फ़ायदा, मुंडा क्यों नहीं हो गया। इस बात से उसके दिल में कितनी गहराई से चोट पहुंची थी। गाड़ी पटरी से खिसकने लगी थी। सोमेश का दिल बैठा जा रहा था। जाते समय वो हाथ उठाकर अभिवादन भी न कर सका था। गाड़ी चली जा रही थी। सोमेश काफ़ी देर तक देखता रह गया।